अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जी, तो आज का जो नॉवल है बहुत ही मज़े का नॉवल है। शॉर्ट सी स्टोरी है लेकिन बहुत ही कमाल का नॉवल है। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। अगर हम नॉवल के बारे में बात करें तो नॉवल खून बहा बेस्ड है, वनी बेस्ड जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा है कज़न मैरिज बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है, सेकंड मैरिज बेस्ड है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड है, हवेली बेस्ड है। बहुत ही मज़े का नावल है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। आज का जिरगा इस फैसले को पहुंचा कि खून बहा में गुलजार खान की बेटी को जवार खान के बेटे रकीब खान के साथ निकाह के बाद खून बहा में दिया जाएगा। दादी, मैं नहीं जाऊंगी। दादी प्लीज़, मुझे नहीं जाना बड़ी हवेली। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में सुर्खी दर आई थी। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें जाना होगा। वे कर्ब से उसे सीने से लगाते हुए बोले। पर दादी, तुम वहाँ खुश रहोगी, ये मेरा दिल कहता है। वो उसके सर पर दस्ते शफकत रखते हुए बोले। नहीं दादी प्लीज़, आप रकीब लाला को जानते हैं ना, वो कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। हूर खानजादा हाउस यानी बड़ी हवेली की दहलीज पर खड़ी थी। आज उसे ये हवेली बिल्कुल अनजान लग रही थी। ये वो हवेली थी जहाँ आना उसका महबूब मशगला था। यहाँ पर मौजूद हर शख्स की चहेती थी वो। बीजान, हूर। बीजान, हूर। सना बीजान के कंधे पर हाथ रखकर बोली। हूर बेटा अंदर चलो। जवार खान उसके सर पर शफकत से हाथ रखकर बोले। नहीं। वो डरकर नफ़ी में सर हिलाने लगे। वो गोया वो घर ना हो, कोई जहन्नम हो। खान क्या हुआ? बच्ची को इतनी डरी हुई क्यों है? बीजान ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं क्यों डर रही है पगली। आ जाओ मेरा बच्चा, अपनी बीजान पर भरोसा रखो। बीजान उसको कंधों से थामते हुए बोली थी। हूर गुड़िया पानी पियो जल्दी से। सना उसे सोफे पर बिठाकर पानी पिलाने लगी थी। नहीं, मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? चलो जल्दी से पियो। ओके। उससे पानी का ग्लास अब उसे लगा लिया। गुड। सना उसका गाल थपक कर बोली। सना जाओ, हूर को रकीब के कमरे में छोड़ो। बीजान की आवाज़ से हूर पर लरसा तारी कर दिया था। पर बीजान, आप तो लाला को जानती हैं, कोई मसला ना हो जाए। उसने जो करना था कर लिया, अब सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। बीजान की बजाय बाबा जान बोले थे। तो सना मजबूरन हूर को रकीब के कमरे में ढेर सारी तसल्लियों समेत छोड़ आई थी। हमदान खान अपने वालदैन की इकलौती औलाद थे। हमदान खान की शादी उनकी चचाजाद महर खानम से हुई थी। शादी के 1 साल बाद उनके यहाँ उनके बड़े बेटे गुलजार खान ने जन्म लिया और फिर उनके छोटे बेटे जवार खान ने जन्म लिया और फिर बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा, जिनका नाम उन्होंने आमना रखा। गुलजार खान की शादी ख़ानदान से बाहर साजदा बेगम से हुई, जो नहायत सादा और मोहब्बत करने वाली मिलनसार खातून साबित हुई। गुलजार खान के 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे जमाल खान, मंझले बेटे सजाद खान और छोटे बेटे जमान खान थे। और फिर जमान खान से 7 साल छोटी हुरैन आई, जो घर भर की लाडली थी। जवार खान की शादी अपनी खालाजाद सनूबर से हुई। उनके 2 बेटे हुए। वकीब खान और रकीब खान दोनों जुड़वा थे। वो दोनों सजाद के हम उम्र थे और उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम सना था, जो जवार की हम उम्र थी। आमना की शादी ख़ानदान से बाहर असफर खान से हुई। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी का नाम सलमा था और उससे छोटी का नाम सीमा था और बेटे का नाम वासिफ था, जो रकीब का हम उम्र था। रकीब कमरे में दाखिल हुआ तो पहली नज़र बेड पर पड़े वजूद पर पड़ी और उसके अंदर बाहर एक आग सी दौड़ गई। वो गुस्से में आगे बढ़ा और उसको बाजू से पकड़ कर खींचा। वो गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठी। तुम किससे पूछ कर मेरे रूम में आई? हाँ, उस पर धाड़ा। वो चचा, वो उसे समझ नहीं आ रही थी कि बोले तो आखिर बोले कैसे। बकवास बंद करो। वो उसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर उड़ाया। सॉरी लाला, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं लेटी थी। वो हिम्मत करके बोलती गई। पर यह क्या? रकीब का भारी हाथ उठा और उसके नाजुक से गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ गया। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद करता कमरे से बाहर निकल गया और वो वहाँ रोती रही। रकीब, कुछ तो खुदा का खौफ करो। बच्ची है वो 15 साल की और तुम इस पर इस कदर जुल्म कर रहे हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। बीजान बरहम होकर बोली थी। सुजात को खुदा का खौफ आया। सजाद को खुदा का खौफ आया मेरे भाई, मेरे दोस्त को मारते हुए। बोले बीजान, उसे मेरे भाई पर रहम आया था जो मैं उसकी बहन पर रहम करूं? नहीं बीजान, मैं उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। वो अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला था। इधर आओ। कमरे में गमगीर आवाज़ गूंजी। जी मैं, वो घबरा कर बोली। नहीं मैं, वो ड्रामाई अंदाज में बोला। जी, वो कुछ उलझ कर बोली। जाहिर है तुम ही आओगी। वो गुस्से से धाड़ा। वो फ़ौरन बेड के पास पहुंची जहां वो नीम दराज था। मेरे पैर दबा।
जी, वो फ़ौरन उसके पैर दबाने लगी थी। वैसे तुम्हारा नाम कुछ अजीब नहीं है? मतलब हुरैन, अब तुम कोई हूर तो हो नहीं? बिला फजूल में तुम जैसी छिपकली का नाम हूर रख दिया। वो उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर मजीद चिढ़ाने लगा था। हूर का दिल किया वो उसका खूबसूरत चेहरा नोच ले, पर अफसोस वैसा कुछ भी करने से कासिर थी। खैर ये बताओ तुम कौन सी क्लास में हो? वो संजीदगी से पूछने लगा। मैं वो हैरानगी से बोली। जी जी आप ही। वो दोनों हथेलियाँ उसकी तरफ फैलाकर बोला, अंदाज खासा ड्रामाई था। मैट्रिक में। वो सर झुकाकर बोली। ओके, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। वो एक बात बोलूं? वो हिचकिचाकर बोली थी। बोलो। वो लंबी सांस खारिज करते हुए बोला। मेरा पुराना स्कूल यहीं पास है, क्या मैं वहाँ नहीं जा सकती? वो मध्यम आवाज़ में बोली। हाँ जा सकती है, वो मध्यम मुस्कान के साथ बोला। हूर तो उसके अंदाज पे हैरान रह गई थी। हैरान होना तो बनता ही था, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल आइलम थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके गुड नाइट, अब जाओ। वो फ़ौरन संजीदा होते हुए बोला। कहाँ जाऊँ? कहीं भी, मुझसे क्या पूछ रही हो? वो बेजारियत से बोला। पर बीजान ने मुझे यहाँ रहने को कहा था, वो टेंशन में बोली। ओके फाइन, जाओ सोफे पर सो जाओ, वो कंबल ओढ़ते हुए बोला और वो भी शुक्र अदा करती सोफे पर बैठ गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी चुटिया बना रही थी। चुटिया बनाकर पलटी और बेड तक आई थी। मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाएं। और वो मबहूत सा उसे तक रहा था। वो वाइट यूनिफॉर्म में वाकई कोई हूर दिख रही थी। वो इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि रकीब के दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा, जिसे वो खुद भी समझ नहीं सका था। उससे बेखुदी में आकर हूर की कलाई से पकड़कर खींचा तो उसके चौड़े सीने पर जा गिरी थी। हूर हैरान होकर उसे देखने लगी, पर मुकाबिल की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो पलकों की बाढ़ गिराने पर मजबूर हो गई। कई लम्हे ऐसे ही गुजर गए थे। लाला, अंदर आती सना गिड़बड़ाकर वापस मुड़ गई और हूर शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। जल्दी करें, देर हो रही है, उसके सीने से उठते हुए बोली तो उसने दोबारा खींचा और उसके माथे पर बोसा दिया था। चलो तुम नाश्ता करो, मैं आता हूँ, उसे बाजू से पकड़कर खुद से अलग करते हुए बोला तो उसने भी नाव देखा न ताओ फ़ौरन कमरे से भागी थी। वो भी स्कूल से आई थी तो देखा फुप्पो अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। वो लाउंज में आई और सबको सलाम किया और फुप्पो के गले लग गई थी। कैसी है मेरी गुड़िया? वो उसके माथे पर प्यार करते हुए बोली। बिल्कुल ठीक, वो मध्यम आवाज़ में बोली। खुश हो? वो उसका हाथ थाम कर बोली। जी। हुर इधर आओ। सलमा, जो उसकी बड़ी भाभी और फुप्पो की बेटी थी, सलमा ने हूर को अपने पास आने का इशारा किया था। जी भाभी। वो फुप्पो के पास से उठकर सलमा के पास बैठ गई थी। तुम खुश हो ना? उसे मोहब्बत से देखते हुए बोली। जी मैं खुश हूँ। भाभी, बेबी और दादी कैसे हैं? वो फिक्रमंदी से बोली। बिल्कुल ठीक है, मध्यम आवाज़ में गोया हुई। सलमा आपा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रकीब, जो हूर को छोड़ने आया था, कॉल आने की वजह से वहीं ठहर गया था और अब अंदर आने के बाद अंदर का मंजर उसको तैश दिलाने के लिए काफ़ी था। क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ? उसे कड़ी नज़रों से देखकर बोली। क्योंकि आप उस कातिल की भाभी हैं, वो मुठ्ठियाँ बींस कर बोला था। हाँ तुमने सही कहा, मैं उस कातिल की भाभी हूँ और इस कातिल की मनकूहा है, वो अपनी बहन सीमा की तरफ इशारा करके बोली। और एक मिनट, ये इस कातिल के छोटे भाई की मनकूहा है, वो सना की तरफ इशारा करके बोली। और ये तो कातिल की बहन है, वो हूर को कंधों से पकड़ कर बोली थी। अरे यार ये देखो, ये उस कातिल की फुफ्फो है। किस किस से भागोगे रकीब? वो चिल्लाकर बोली और फूट फूट कर रोने लगी थी। प्लीज़, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो सुर्ख निगाहों से हूर को देखते हुए निकल गया, जैसे सारी गलती उसी की हो। हूर कमरे में आई तो रकीब इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। हूर को देखते ही उसके अंदर गुस्से की एक सर्द लहर दौड़ गई। वो गुस्से में आगे बढ़ा और हूर को जबड़े से पकड़ कर बोला था। बहुत बेगैरत है तुम्हारा भाई, मेरे मासूम भाई को मार दिया और बाद में उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। मेरा दिल कर रहा है मैं आज वही करूं, तुम्हें जान से मार दूं। और पर नहीं, मैं तुम्हारे भाई की तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। वो उसे बेड पर पटक कर बोला। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी सज़ा शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में एक पल भी सुकून का मुयस्सर नहीं होगा, समझी? वो उस पर छुप कर बोला और वो जर्द चेहरा लिए खुश आंखों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रोए या धाड़े मार मार कर रोए। आज तक उससे किसी ने ऐसी बात नहीं की थी सिवाय उसके। वो हमेशा से उससे ऐसी बात करता था, अब से नहीं, तब से जब वो सिर्फ उसके चचा की बेटी थी 3 साल पहले। रकीब, वकीब, सजाद, तीनों ने तुर्की के टूर से वापसी पर प्लान बनाया था कि वो तीनों सबको सरप्राइज़ देंगे। सो वो तीनों बगैर बताए बड़ी हवेली टपक पड़े थे। आज सब बड़ी हवेली में जमा थे। ऐसा हर इतवार को होता था। हर इतवार वाले दिन सब कभी बड़ी हवेली में जमा होते तो कभी खान वाला हूर के अब्बू का घर में। आज सब बड़ी हवेली में जमा थे। वो लोग अभी पोर्च में थे कि ऊपर टेरेस पर खड़ी हूर की नज़र उन पर पड़ी तो उसको एक शरारत सूझी। वो भागते हुए नीचे गई और किचन से 2 अंडे उठाकर सेतून के पीछे खड़ी हो गई थी।
वकीब और सजाद पीछे पीछे बातें करते हुए आ रहे थे। रकीब आगे बढ़ा ही था कि कोई चीज़ बहुत बुरी तरह उसके सर पे आके लगी थी और सैतून के पीछे खड़ी हूर सामने आकर ज़ोर से चिल्लाई थी, ये देखे बिना कि मोहतरमा ने अंडे किसको मारे हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। और सामने का मंजर देखकर हूर को लगा वो भी ज़मीन बोस हो जाएगी। सॉरी, वो गर्दन झुकाकर मिनमिनाई। वकीब और सजाद ने जब रकीब की हालत देखी तो हंस हंस कर लूट फूट हो गए थे। एक अंडे की सर्दी रकीब के बालों पर लगी थी और दूसरे अंडे की सर्दी उसके पूरे मुंह को पीला कर गई थी और अंडे के अंदर छिलकों के टुकड़ों ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। ये सब क्या है? वो हूर पे धाड़ा। वो ये अंडे हैं, वो हिम्मत करके बोली थी। बदतमीज़ लड़के, तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? जहर लगती हो तुम मुझे। और बदतमीज़ियाँ करने के बाद ये जो तुम्हारी मासूम बनने की अदाकारी है ना, मैं खूब समझता हूँ। दफ़ा हो जाओ, मुझे नफ़रत है तुमसे और तुम्हारी इन आँखों से जिनमें सिवाय फ़रेब के कुछ नहीं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। और वो क्या बोल रहा था इस बात का अंदाज़ा शायद उसे खुद भी ना था। जस्ट चिल ब्रो, वकीब उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था। शोर की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए थे। रकीब, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी गुड़िया को डांटने की? जवार खान ने कड़क लहजे में इस्तफसार किया। दाजी आप। वो आगे कुछ बोलने वाला था कि हूर से मीनबोस हो गई थी। हूर, सब हूर को पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़े थे। सुबह जब रकीब की आंख खुली तो वो फर्श पर गटड़ी की मानत पड़ी थी। उसके दिल को कुछ हुआ पर वो अपने दिल को डपटता हूर तक आया था। हूर, हूर उठो, हूर देर हो रही है, स्कूल नहीं जाओगी? कई बार आवाज़ देने के बाद भी जब वो ना उठी तो वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसके गाल पर हाथ रख के देखा तो वो बुखार में तप रही थी। उसने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और नीचे जाने लगा कि सना से कहे कि उसे नाश्ता करवा कर दवा दे दे। वो जब रात को कमरे में आया तो सना हूर को सूप पिला रही थी। गुड़िया, थोड़ा सा सूप पी लो ना। नहीं आप भी, बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा, वो बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। उसने अंदर आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने एक आवाज़ होकर जवाब दिया। लाला मैं चलती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दें, सना खड़े होते हुए बोली। हाँ, एक कप चाय भेज दो। ठीक है लाला, फिर मैं चलती हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। अब तबीयत कैसी है? सना के जाने के बाद वो इस्तफसार करने लगा था। ठीक हूँ, वो सिर झुकाकर मध्यम आवाज़ में बोली। गुड, कल तक तुम मुझे बिल्कुल फिट चाहिए, यह ख़ास सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, वो बेड की दूसरी तरफ लेटते हुए बोला था। कैसा सरप्राइज़? सरप्राइज़ कल पता चल जाएगा, वो मायने खेज़ मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला। वो लोग अभी सुबह सुबह स्कूल के लिए निकले थे पर रकीब ने स्कूल वाले रोड की बजाय गाड़ी दूसरे रोड पर डाल दी थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हूर घबरा कर बोली। सरप्राइज़ है मेरी जान, वो मसरूर से अंदाज में बोला। कैसा सरप्राइज़? हूर को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सरप्राइज़ उसका जो भी होगा उसके लिए अजियत का समा होगा। बस थोड़ी देर, फिर सरप्राइज़ तुम्हें और तुम सरप्राइज़ को देखोगी, वो कहका लगाते हुए बोला था। उतरो, वो गाड़ी एक बोसीदा सी इमारत के पास रोक कर बोला। यहाँ हम किस लिए आए हैं? वो अटक अटक कर बोली थी। तुम्हारा सरप्राइज़ यहीं तो है, वो शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे चल रही थी। डर के मारे उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। चारों तरफ डिब्बे ही डिब्बे थे। वो लोग चलते हुए सीधे हाथ की तरफ मुड़े और वहाँ मौजूद जीनों पर चढ़ने लगे थे। हम यहाँ क्यों आए हैं? हूर इस जगह को देखने लगी जहाँ आकर वो बिल्कुल खो सा गया था। उसकी आंखों में अजीब सा कर्ब था। वो फिर भी खामोश रहा और इर्द गिर्द देखता रहा। कभी मुस्कुराता तो कभी रंजीदा हो जाता। क्या हुआ? हूर आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली। वो जैसे ख्यालों की दुनिया से फ़ौरन बाहर आया और हाल उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। वो मुड़ा और यकटक उसे देखने लगा। आज 1 माह हो चुका है पर ऐसा लगता है कि अभी की ही बात हो। ज़ख्म अब भी ताज़ा है और इन ज़ख्मों का दर्द अब भी अपने अरूज पर है। मैं हर रोज़ मरता हूँ जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है और हर रोज़ जीतता हूँ इस मंजर को भुलाने की कोशिश में, पर हमेशा नाकामी मुकद्दर बनती है। मैं बुरा नहीं बनना चाहता पर हर बार वो मंजर, वो तकलीफ़, वो हादसा मुझे बुरा बना देता है। वो लंबी सांस खारिज करता हुआ बोला था। आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वो आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोली थी। मैं बुरा हूँ और मैं बुरा ही रहना चाहता हूँ, उसे बाजू से दबोच कर बोला। जानती हो, यहाँ इस इमारत में मेरे भाई को कत्ल किया था तुम्हारे भाई ने। दुख मुझे इस बात का नहीं यारा, दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरा यार मेरे दूसरे यार का कातिल है। दर्द इस बात का है कि मेरा यार नहीं था, आस्तीन का सांप था, वो हूर को झटक कर बोला, जिसकी वजह से हूर का सर सामने बने पिल्लर से जा लगा और हूर के सर से खून बहने लगा था। आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। सजाद लाला ने वकीब लाला को उनकी गलती पे मारा था और वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे, वो सब गलती से हुआ था, वो अपना सर थामते हुए बोली। मैं पागल हूँ, सच में बहुत बड़ा पागल हूँ जो तुम्हें अच्छा समझ रहा था। मुझे लगा कि तुम मेरा दर्द समझोगी पर नहीं, तुम सिर्फ अपने भाई को ही समझोगी। तुम्हें पता है वकीब तुम्हें कितना प्यार करता था, गुड़िया गुड़िया और बस सिर्फ गुड़िया, और तुम उसे इतनी जल्दी भूल गई। अफसोस, वो दुख से बोला और इस जालिम को अपने दर्द में उसके सर पर लगी चोट ना दिखी थी।
मुझे भी वकील लाला बहुत अजीज थे, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे भी दुख है, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। झूठ, अगर तुम्हें दुख होता तो तुम मेरा दर्द समझती। तुम औरत साथ होती मतलब परस्त हो, वो भी तो ऐसी ही थी, तुम जैसी मक्कार। तुम औरतों के जब मतलब पूरे हो जाते हैं ना तो मुंह मोड़ लेती हो और दोबारा मुड़कर देखना भी गवारा नहीं करती कि जिसे हमने छोड़ा है वो जिंदा भी है या नहीं। मैं आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ सकती, और प्लीज़ आप मुझे उसके साथ कंपेयर मत करिए, मैं आपकी बीवी हूँ और उससे आपका कोई रिश्ता नहीं था और ना ही कभी होगा, वो नम आवाज़ में बोली थी। वो तो वक्त बताएगा, वो अजीब से अंदाज में बोला। बस करें, घर चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, वो अपनी चादर दुरुस्त करते हुए बोली थी। अल्लाह खैर करे, हुर अभी तक वापस नहीं आई। खान पता करवाएं, रकीब के साथ ही है ना, बेजान फिक्रमंदी से बोली। अरे आप फिक्र ना करें, दोनों साथ हैं, सुबह रकीब ने बताया था कि वो लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे, आगा जान उन्हें तसल्ली देते हुए बोले थे। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था कि दोनों साथ हैं, इसीलिए फ़िक्र हो रही थी। ये क्या हुआ, वो अपनी चादर दुरुस्त करके मुड़ी ही थी कि रकीब ने उसे हाथ से पकड़ कर मोड़ा और उसके माथे पर से चादर हटाते हुए बोला। क्या हुआ, वो अक्सर अनजान बनते हुए बोली। ये खून कैसे निकला, उसे अपने करीब करते हुए बोला। उसे शायद खुद भी इल्म नहीं था कि वो क्या कर रहा है, शायद दिल के हाथों मजबूर हो गया था। ये क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, ये क्या। वो अपने पलकों की बाहर कभी गिराती तो कभी उठाती, दिल था कि बेकाबू हो गया था, शर्मो हया से गुलाबी रुखसार सुर्ख हो रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, रकीब को अपने दिल में अजीब सा सुकून उतरता महसूस हुआ था। क्या कर रहा हूँ, चोट देख रहा हूँ, उसे खुद से और करीब करते हुए बोला। छोड़े मुझे, हूर मध्यम आवाज़ में बोली। नहीं, उसे डराने के लिए ज़रा गुस्से से बोला। छोड़े, हूर की आंखें नम हो गई थी। खड़ूस इंसान मोहब्बत कोई ऐसे करता है, डरा डरा कर। हूर दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई थी। इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी कुर्बत के लिए मरा जा रहा हूँ, वो तो सिर्फ तुम्हारी चोट देखनी थी, इसलिए उससे दूर होकर बोला। अच्छा, चोट देखनी थी तो दूर से ही देखते ना, इतना चिपकने की ज़रूरत क्या थी, खड़ूस इंसान। हूर दिल में उस पर गुस्सा निकालने लगी थी। चलो चले, उसका हाथ थामते हुए बोला। वो भी खामोशी से उसका हाथ थाम कर चलने लगी थी। आ गए आप लोग, सना हूर को अंदर आते देख कर बोली। लाला कहाँ है, पता नहीं, वो खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए बोली। खाना खाया, सना ने उसको बगौर देखते हुए कहा। नहीं, वो बमुश्किल मुस्कुरा कर बोली। चलो आओ, मैं तुम्हें पास्ता बना कर देती हूँ, उसको किचन की तरफ ले जाते हुए बोली। नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा, वो उनको रोकते हुए बोली। क्या हुआ है हूर, तुम ऐसी तो नहीं थी, वो फिक्रमंदी से बोली। कुछ नहीं हुआ, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, वो मुद्दम मुस्कान लबों पर सजाती हुए बोली थी। अच्छा जाओ आराम करो, वो मुड़ी और अपने कमरे की सिमत बढ़ने लगी थी और सना उसकी खुशियों की दुआ मांगने लगी। उसे छोड़कर खुद डेरे पर चला गया था। शाम से रात हो गई थी पर उसके घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उसने जो हरकतें की थी वो बार बार याद आ रही थी। क्या करूँ, क्या करूँ यार, घर जाऊँ या नहीं, जाना तो है, चले ही जाता हूँ। कब तक यहाँ बैठा रहूँगा, वो दिल ही दिल में खुद से सवाल जवाब करने लगा और बिलाखिर वो इस नतीजे को पहुँचा कि उसे घर नहीं जाना चाहिए। हूर ने घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे और रकीब अभी तक घर वापस नहीं आया था। वो अपनी टेंशन कम करने के लिए कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, जो बेसूद था, उसकी टेंशन फिर भी बरकरार थी। तकरीबन 11:30 बजे के करीब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसे लगा रकीब होगा, पर वो तो हमेशा बगैर नॉक के अंदर चला आता था। आज इतनी शराफत पर उसकी हैरानी तो बनती थी। आ जाए, उसे हैरान होकर इजाज़त दी, पर दरवाज़ा खुलते ही चचा चांद को देखकर हैरानी की बजाय उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। चचा चांद, आप आइए ना, बैठिए प्लीज़। वो सामने पड़े 2 सिंगल सोफ़ों में से एक पर बैठने का इशारा करते हुए खुद दूसरे सोफ़े पर जा बैठी। बेटा, रकीब का फ़ोन आया था, कह रहा था कि वो आज नहीं आएगा और कल सुबह शहर जाएगा, वापसी का कोई पता नहीं। ओह अच्छा, खैर चचा जान, आपकी तबीयत कैसी है, दादी से आपकी बात होती है, वो कैसे हैं? हाँ होती है, बिल्कुल ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ, वो लंबी सांस खारिज करते हुए बोले। हूर जी, वो उनकी तरफ बगौर देखते हुए बोली। तुम्हारा अपने दादी से मिलने को दिल नहीं करता, वो नम आवाज़ में बोले। करता है, बहुत करता है, पर आप तो जानते हैं ना, वो रंजीदा आवाज़ में बोली। रकीब को आने तो मैं उससे बात करता हूँ, वो खड़े होते हुए बोले। थैंक्स, चलो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोले। उससे भी हौले से सर को इस बात में जंबिश दे दी। जैसा जान के जाने के बाद वो उठी और कबर्ड की तरफ आई। कबर्ड खोलते हुए उसकी नज़र ब्राउन कलर के बॉक्स पर पड़ी, जिस पर उसकी नज़र रोज़ पड़ती थी पर कभी उठाने की हिम्मत ना हुई। आज पता नहीं उसके दिल में क्या समाई कि उसने इस बॉक्स को उठाया और उलट पलट कर देखने लगी थी। बॉक्स को लेकर वो बेड की पायंती पर बैठ गई थी और उलट पलट कर देखने लगी, पर वो बॉक्स लॉक था। वो उठी और कबर्ड में कपड़ों को इधर उधर करने लगी, पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो बॉक्स खोल पाती। कुछ सोचते हुए उसने अपने बालों में से एक पिन निकाली और बॉक्स उठाकर बॉक्स इस पिन से खोलने लगी थी।
थोड़ी सी मेहनत के बाद बिल आखिर बॉक्स खुल गया। वो बॉक्स खोलकर उस तस्वीर को देखने लगी। कितनी खूबसूरत है ये, आखिर ये है कौन? ये वही होगी रकीब की मोहब्बत। ये वाकई काबिल मोहब्बत है, इतनी खूबसूरत है ये कि मैं इसके रूप की दीवानी हो गई। वो तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोली थी। वो तस्वीर रखकर ख़त उठाने ही लगी थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम बदक कर मुड़ी तो सना को देखकर एक लंबी सांस खारिज की। आप, मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कि उसके बोलने से पहले ही सना बोल पड़ी थी। तुम्हें लगा कि लाला होंगे? सना मुस्कुरा कर बोली। हाँ, मुझे यही लगा। अच्छा हुआ हूर तुमने खुद कोशिश की माजी के पन्ने खोलने की। वो उसके बराबर में बैठते हुए बोली। मतलब? हूर ने उलझ कर पूछा। मतलब ये ख़त पढ़ो। वो बॉक्स में से ख़त उठाकर उसको देते हुए बोली। वो खामोशी से ख़त खोलकर पढ़ने लगी थी। रकीब, तुमने मुझे तोड़ दिया, तुमने मेरे मान को तोड़ दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा भाई गुनहगार है, पर तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं गलत दिखती हूँ और तुम्हारा भाई सही। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तुम्हारे भाई ने, और तुम मुझे छोड़कर अपने भाई का साथ दे रहे हो। शेम ऑन यू रकीब। मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहूँगी, और तुम ये याद रखो कि तुम मुझसे कभी मुँह नहीं मोड़ सकते। फ़कत ज़रताशा, ये सब क्या है आपी गुल? हूर इस ख़त को वापस रखते हुए बोली। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ हकीकत। वो नम आवाज़ में बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। ये लाला की पहली बीवी है ज़रताशा, जिससे उन्होंने छुपकर निकाह किया था। कल भाई उनको लेकर आ रहे हैं। क्या? हूर को ऐसा लगा कि सातों आसमान एक साथ उस पर टूट पड़े हों। उसका दिल किया कि वो धाड़े मार मार कर रोए, पर आंसू तो उसकी आंखों में ही खुश्क हो गए थे। अगली सुबह खासी रोशन थी, पर हूर के लिए सुबह बहुत तारीख थी। वो सुबह सवेरे उठी और नमाज़ पढ़ी। जब दुआ मांगी तो सिर्फ ये कि या अल्लाह मुझे सब्र दे। वो भी नीचे आई थी कि नाश्ता करके स्कूल जाए और रकीब या ज़रताशा में से किसी से भी सामना ना हो। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बाहर रकीब की गाड़ी का हॉर्न बजा तो उसे लगा कि वो यहाँ से नहीं हिल पाएगी। सब हॉल में जमा हो गए थे। हूर भी वहीं आ खड़ी हो गई थी। रकीब अंदर आया तो उसकी गोद में जामनी रंग के कंबल में लिपटा बच्चा था, या फिर शायद बच्ची थी। रकीब अंदर आया और सबको नज़रअंदाज करता हूर के पास आया, और वो बच्चा उसकी गोद में देते हुए बोला था। ये मेरी बेटी है, और आज से तुम्हारी भी। तुम इसकी माँ हो, तुम्हें इसकी परवरिश करनी है, बहुत अच्छी परवरिश करनी है, इतनी अच्छी कि हमारी बेटी की शराफत की मिसाल दुनिया दे। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा मशकूर रहूँगा। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूँगा। वो ये सब कहकर रुका नहीं, वापस घर से चला गया था। हूर की आंखों से कई आंसू बह निकले थे। ये आंसू गम के नहीं थे, खुशी के थे कि अल्लाह ने उससे उसका शौहर भी वापस लुटा दिया और बेटी से भी नवाज दिया था। वो खुश थे, बहुत खुश थी अपनी बेटी को पाकर। उससे इस नन्ही सी गुड़िया को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और झुककर उसके नरम गालों पर प्यार किया था। हूर, ये तो बहुत छोटी है, तुम इसका ख्याल कैसे रखोगी? सना फिक्रमंदी से बोली। अरे आप फिक्र नहीं करें, मैं इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तुम कर लोगे ना? वो फिक्रमंदी से बोली। जी मैं कर लूँगी, हूर मुस्कुरा कर बोली। अच्छा फिर तुम इसका ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। सना उसका गाल थपक कर बोली। जी, हूर मुस्कुरा कर रह गई थी। रकीब रात को कमरे में आया तो बहुत थका हुआ था। हूर और उसकी बच्ची आराम से सो रहे थे। उसे लगा कि हूर उससे सवाल जवाब करेगी, ये बच्ची किसकी है, पर हूर ने तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो भी और कुछ सोचता कि हूर की आवाज़ पर चौंका था। आप आ गए? हूर अपना दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते हुए बोली थी। रकीब गौर हूर का जायज़ा लेने लगा। वो काले रंग के लॉन के प्रिंटेड सूट में मलबूस थी। वो थके अंदाज में सोफे पर बैठ गया था। खाना खाएंगे आप? वो ग्लास में पानी डालते हुए बोली। रहने दो, मैं ठंडी रोटी नहीं खाता, मैं ताज़ी बना देती हूँ। वो गिलास उसे देते हुए बोली। रहने दो, दिल नहीं कर रहा। वो गिलास थामते हुए बोला था। खान वो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बोली। बोलो क्या कहना है? वो उसे बैठने का इशारा करते हुए बोला था। वो ज़रताशा क्यों नहीं आई? वो बमुश्किल बोली। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? वो आंखें खोलकर माथे पर कई पर लिए हुए बोला था। वो मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वो सर झुकाकर बोली। आंखों में आई ढेरों नमी को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर मुकाबिल से वो नमी न छुप सकी थी। क्या करोगी ज़रताशा के बारे में जानकर? वो उसका हाथ थाम कर बोला। कुछ नहीं, वो सर को नफी में हिलाते हुए बोली थी। तुम जानती हो वो ज़रताशा, उसके ज़िक्र से भी मुझे घिन आती है। उसी ज़रताशा के ज़िक्र से जिसकी बातें मैं सारा सारा दिन करते नहीं थकता था। वो अपने बालों को हाथों में जकड़ कर बोला था। मेरा दिल करता है मैं अपने दिल का हर गम किसी हमदर्द को कह डालूं और आज़ाद हो जाऊं हर दुख तकलीफ़ से। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं सुनूंगी आपका हर दर्द। वो नम आवाज़ में बोली। तुम बहुत अच्छी हो, कभी किसी से मोहब्बत मत करना, वरना तुम्हें भी बहुत दर्द मिलेगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो उसकी इस बात पर बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसे क्या बताते कि उसे तो मोहब्बत हो गई है, वो भी उस शख्स से
जो उसे कहता था कि कभी मोहब्बत ना करना। तुम्हें पता है मैं पहली बार जरताशा से कहाँ मिला था? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। यार वकीब जल्दी कर, देर हो रही है। और ये सजाद का बच्चा कहाँ है? रकीब झंझलाते हुए बोला। हाय अरमान ही रहेगा ये तो के हाय अरमान ही रहेगा ये तो मेरा कि मेरे भी बच्चे हो। एक को इधर से पकड़ो तो दूसरा उधर भागे और उधर से मेरी बीवी आए और कहे, ए जी मैं कैसी लग रही हूँ? सजाद लिविंग रूम में दाखिल होते हुए बोला। वह तुझे किसने लड़की देनी है? वकीब शरारत से आंख मारते हुए बोला, जिससे उसकी खूबसूरत नीली आंखें चमक उठी। बस यही फ़र्क था रकीब और वकीब में। रकीब की आंखें काली थी और वकीब की आंखें नीली थी, बाकी दोनों हूबहू एक जैसे थे। मुझे तो कोई भी दे देगा, तो अपनी फ़िक्र कर बेटा, सजाद मुंह बिगाड़ते हुए बोला। ओ हेलो, अगर तुम लोग 2 मिनट के अंदर अंदर ना उठे ना तो वल्लाह मैंने तुम दोनों की हड्डियाँ तोड़ देनी है, वकीब अपनी शर्ट के आस्तीन फोल्ड करते हुए बोला था। यार उठ गए बस, हर वक्त मरने मारने को दौड़ता है, सजाद उसे घूरते हुए बोला था। तुम लोग निकलते हो या मैं लगाऊं एक? वो मसनूई गुस्से से बोला। भाई ये ज़्यादती है हमारे साथ, जालिम शख्स, रकीब रोनी सूरत बनाकर बोला। चलो सी साइड पर तो हम जा रहे हैं, पर अगर कोई हम सफ़र होता तो सफ़र और भी हसीन दिलकश होता। वकीब आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर बोला, जैसे उस पर हकीकत में कोई सहर तारी हो गया। ओए मजनू बस कर दे, अभी तो तेरी लाला पैदा भी नहीं हुई होगी, सजाद उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तुम दोनों हर जगह शुरू हो जाते हो यार, बस करो। वकीब की जवाबी कार्रवाई से पहले ही रकीब बोल पड़ा था। बाद में देखूंगा तेरे साथ तो बच्चे, वकीब मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला। चल चल देख लेना। सजाद हाथ को हवा में लहराते हुए बोल पड़ा। वो लोग सी साइड के लिए निकले थे, पर रास्ते में प्लान चेंज करते हुए पहले शॉपिंग मॉल गए थे। यार हूर पे ये कलर अच्छा लगेगा? सजाद एक क्रीम कलर की फुल मैक्सी वकीब को दिखाते हुए पूछने लगा। हाँ हमारी गुड़िया पर हर रंग जचता है, ये देखो। वो ब्लू कलर के हाई हील्स उसे दिखाते हुए बोला। ये हूर को बहुत पसंद आएंगे, वकीब सजाद से बोला था। ओए बच्ची है वो, ये ना बोल। ओए बच्ची है वो, ये ना ले, कुछ और ले ले, सजाद हाई हील्स देखते हुए बोला था। बस कर, पूरे 14 साल की हो गई है, अब तो उसे फैशन करने दे, वकीब हूर की वकालत करते हुए बोला, क्योंकि वो जानता था हूर को हाई हील्स पहनना कितना पसंद है। रकीब सजाद सही कह रहा है, अभी वो छोटी है, ये सब उसके लिहाज से काफ़ी ओवर है, रकीब संजीदगी से बोला। एक्सक्यूज़ मी, इन तीनों ने सामने देखा तो एक खूबसूरत लड़की सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। जी मोहतरमा फरमाइए, रकीब उसके खूबसूरत चेहरे से मुंह मोड़कर बोला था। एक्चुअली ये जो इनके हाथ में हील है ये मुझे दे दें, मुझे यहाँ दूसरी ऐसी नहीं मिल रही, वो मुस्कुराकर बोली और एक अदा से अपने खूबसूरत बाल पीछे करते हुए बोली। जी नहीं, मैंने अपनी बहन के लिए लिया है, वकीब गुस्से से बोला। वकीब दे दो हूर के लिए, हम उसके एज के हिसाब से सैंडल लेंगे, सजाद से समझाते हुए बोला। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मिस्टर? मैं आपको कोई बुरी औरत देखती हूँ? वो लड़की मुंह बनाकर बोली और उसकी इस अदा पर रकीब दिलो जान से फिदा हो गया था। जी नहीं, एक्चुअली हमारी बहन बहुत छोटी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा, सजाद ने मुस्कुराकर वजाहत दी। ओह मुझे लगा, वो मुस्कुराकर बोली। एनीवे मैं ज़रताशा सिराज, वो मुस्कुराकर बोली, जिससे उसके खूबसूरत गालों में घड़े पड़ गए थे। मैं सजाद गुलजार ख़ान और ये मेरे कज़न वकीब जवार ख़ान और रकीब जवार ख़ान। और वैसे वकीब एंड रकीब आप दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हो, वो खुश दिली से बोली थी। जी हम ट्विन्स हैं, रकीब मुस्कुराकर बोला और वो अपने होंठों को सकेटते हुए ओह बोली थी। एनीवे ये मेरा कार्ड है, वो अपना कार्ड देते हुए बोली। ये किस लिए? वकीब कार्ड लेते हुए बोला। अगर कभी मुझसे बात करनी हो तो आसानी होगी, वो मुस्कुराकर बोली। और हम आपसे बात क्यों करेंगे? वकीब मुंह बनाकर बोला। आपसे किसने कहा कि आप मुझसे बात करें? ये कार्ड मैंने रकीब और सजाद को दिया, वो उसके हाथ से हील्स लेते हुए बोली। ओ हेलो, इधर दो, ये तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से समझता हूँ, वो गुस्से से फनकारा। ओके बाय, मैं चलती हूँ। वो ये कहकर रुकी नहीं, वहाँ से चली गई और जाते जाते रकीब का दिल भी अपने साथ ले गई। कई दिन ऐसे ही गुजरते गए। रकीब और जरताशा की फ़ोन कॉल्स पर बातें होने लगी और जरताशा की बेबाक तबीयत के बायस एक मुलाकात से और मुलाकातें होने लगी। रकीब एक इज़्ज़तदार घराने का मर्द था, जैसे उसके लिए अपने घर की औरतें काबिल एहतराम थीं, वैसे ही उसके लिए बाहर की औरतें भी काबिल एहतराम थी। रकीब शहर से गांव आया कि दाजी को बताया कि उसे एक लड़की पसंद है जिससे वो शादी करना चाहता है, पर दाजी ने फट से इनकार कर दिया। उनकी नज़र में जरताशा एक लालची लड़की थी, क्योंकि वकीब ने जरताशा के बारे में दाजी के खूब कान भरे थे और दादी जानते थे कि वकीब सब देख सकता है, पर अपने भाई के साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता था। रकीब शहर से वापस आया और वकीब और सजाद को भी बुलाया और उनको कसम दी कि जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी मेरे और जरताशा के निकाह की खबर ना देना, और वकीब और सजाद उसकी कसम के आगे मजबूर हो गए थे।
आपके और उसके निकाह के बाद क्या हुआ? आप उसे लेकर क्यों नहीं आए? वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली। उसे सुनकर रोना आ रहा था, बल्कि शिद्दत से रोना आ रहा था कि उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत की पहली और शायद आखिरी मोहब्बत कोई और है। तुम रो रही हो? वो हैरान होकर बोला। नहीं, मैं तो नहीं रो रही, वो रुक रुक कर बोली। क्यों रो रही हो? वो उसे मज़ीद हैरानगी से देखते हुए बोला। मैं कहाँ रो रही हूँ? वो इस बार कतरे चिल्लाकर बोली। अपनी चोरी पकड़े जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आज तो चिल्ला लिया, पर आइंदा ऐसा मत करना, मुझे चिल्लाने वाली औरतों से उलझन होती है। वो माथे पर कई बल लिए हुए बोला था। अच्छा ना, आगे बताएं क्या हुआ था? वो कदरे रिलैक्स होकर बैठ गई थी। कल बात करेंगे, मुझे नींद आ रही है, वो खड़े होते हुए बोला। नहीं, मुझे अभी बताएं, आप बाद में, मुझे पता है आप बाद में नहीं बताएंगे, अभी बताएं। उसका हाथ दोनों हाथों में थाम कर बोली, जैसे उससे अगर अभी हाथ छोड़ा तो भाग जाएगा। यार, अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो, वो झंझला कर बोला। मैं और गुस्सा नहीं तो? वो अपनी खूबसूरत हरी आंखें घुमाकर बोली। क्या जानना चाहती हो तुम? वो वापस सोफे पर बैठते हुए बोला। आपका माजी, आपकी मोहब्बत की इंतहा। वो आगे कुछ कहती कि रकीब उसकी बात काट कर बोला। और आपकी मोहब्बत का जवाल है ना हुर, यही जानना है ना तुम्हें? वो सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए बोला। जो भी समझ लें, वो सर झुकाकर मध्यम आवाज़ में बोली। यानी कि तुम सुनकर रहोगी? वो दीवार को देखते हुए बोला। हाँ, वो भी उसी हिम्मत देखते हुए बोली। निकाह के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी। शादी के तकरीबन 2 माह बाद जरताशा ने डिमांड की मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं। मैंने ये बात वकीब से डिस्कस की तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि दादी का बहुत दिल दुखेगा। वैसे भी हमें किस चीज़ की कमी है कि हम अपने हिस्से का मुतालबा करें। रकीब को भी वकीब की बात से इत्फाक हुआ, इसलिए रकीब ने सोचा था कि आज शाम को जाते ही वो जरताशा को इनकार कर देगा। वो शाम को जरताशा से ही बात करने वाला था कि जरताशा ने एक मेडिकल रिपोर्ट उसे ला कर दी और ख़ुद मुस्कुराते हुए दूसरे सोफे पर जा बैठी। रकीब ने नासमझी से जरताशा को देखा और फिर वो लिफाफा खोलने लगा, पर लिफाफा खोलते ही उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। ताशा, ताशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसे बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। आई डोंट बिलीव इट कि मैं पापा बनने वाला हूँ। आई लव यू ताशा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया ताशा। वो उसको दोनों हाथों से थामते हुए बोला था। ताशा, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, कोई इनकार नहीं करूँगा, ना ही कोई एक्सक्यूज़ करूँगा। उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए बोला। सच? वो मुस्कुरा कर बोली। सच? वो उसे गले लगाते हुए बोला। तुम वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो ना, उसके कॉलर के बटन से खेलते हुए बोली थी। तुम कुछ टाइम सब्र करो, मैं फिर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो उसका माथा चूमते हुए बोला। ओके, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, चलिए यहाँ शॉपिंग पर चलते हैं। वो अपने बाल एक अदा से झटक कर बोली। ओके चलो चलते हैं माय डियर लव, उसको मोहब्बत से देखते हुए बोला। रकीब की आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंदी थी कि उसे जरताशा की आंखों में लालच न दिखी। फिर क्या हुआ खान, आपने प्रॉपर्टी उसके नाम की? चचा जान से आपने प्रॉपर्टी कैसे ली? वो इस्तफसार करने लगी। हुर, आगे का सफ़र बहुत कठिन था, बहुत दुश्वार, तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। जानते हो, मैंने अपना एतबार खोया, मैंने अपना प्यार खोया, और ये 2 वाहिद चीज़ें हैं जो दोबारा नहीं मिल सकती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है हुर, वो सब याद आने पर। वो थके हुए अंदाज में उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। हुर, बस और हिम्मत नहीं मुझ में और बर्दाश्त करने की। मेरा दिल करता है कि हर तकलीफ़ उठ जाए, मुझे छोड़ जाए। तुम्हें पता है, जब वकीब और मैं छोटे थे तो हमें बीचान परियों की कहानी सुनाया करती थी। एक कहानी में तो आसमान से परियां लोगों की तकलीफ़ को उनके कंधों से उठा कर ले जाती थी। मैं भी चाहता हूँ कोई परी आए और मेरा हर गम अपने कंधे पर उठा कर ले जाए। वो थके हुए अंदाज में बोला था। आप सो जाएं, बहुत थक गए हैं, आप प्लीज़ आराम करें। हूर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। वो आंखें मूंदे हुए बोला था। अगली सुबह खासी रोशन थी। रकीब अपनी आंखें मसलते हुए उठा। सामने बेड पर उसकी 7 दिन की बेटी परी रो रही थी। रकीब को बहुत दुख हुआ और साथ में गुस्सा भी आया कि उसने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी ऐसी औरत को दी जो उसकी बच्ची की सौतेली माँ है। वो कभी नहीं कर पाएगी उससे मोहब्बत, और मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो मेरी बच्ची को सगी माँ बनकर पालेगी, उसकी परवरिश करेगी, उसे मोहब्बत देगी। ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। वो अभी नहीं सोचों में गुम था कि हूर की आवाज़ पर चौंका। मेरी गुड़िया, बस ये देखो, मामा ने फीडर बना लिया है मेरा बच्चा, बस। उसे बाहों में भरकर प्यार करते हुए बोली और फीडर मिलते ही खामोश हो गई थी। आपकी नींद शायद गुड़िया के रोने से ख़राब हो गई। असल में मुझसे दूध जल्दी नहीं बनता ना, तो सॉरी। वो शर्मिंदगी से बोली। नो इट्स ओके। वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगा। मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। वो बच्ची को कॉट में डालते हुए बोली। ठीक है, तब तक मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। वो किचन में आई तो उसे समझ नहीं आई कि क्या बनाई। कुछ सोचते हुए उसने चाय चढ़ाई। 1 कप चाय में मोहतरमा ने 6 चम्मच पत्ती डाली और 10 चम्मच चीनी, और फिर से आटा उठाकर पराठा बनाया, जब पराठा कम अफ्रीका का नक्शा ज़्यादा लग रहा था। अंडा बनाना तो उसे आता था, तो तमाम चीज़ों में सिर्फ अंडा ही खाने लायक था।
नाश्ता कर लिया? वो नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली। वो सोफे पर बैठते हुए बोला, ये पराठा है? वो धाड़ा। जी, वो दांत निकालते हुए बोली। दांत अंदर करो, पराठा बड़ा अच्छा बना है, जब दांत भी निकल रही हो, वो उसे घूरते हुए बोला। वो फ़ौरन मुंह बंद करके बेड की पायंती पर बैठ गई थी। रकीब ने जैसे ही चाय का खून भरा तो उसका हलक तक कड़वा हो गया था। उसका दिल किया कि वो चाय फ़ौरन उगल दे, पर हूर के चेहरे पर जैसे ही नज़र पड़ी, चाय खुद ब खुद मीठी लगने लगी थी, क्योंकि हूर उसे ही देख रही थी और अंदाज ऐसा था जैसे पूछना चाह रही हो कि चाय कैसी है, अच्छी या बुरी। चाय तो बहुत मज़े की है, वो चाय का दूसरा घूंट भरते हुए बोला। सच? वो खुशी से उछल कर बोली। अंदाज खासा बिचकाना था, पर रकीब को अच्छा लगा। उसी रकीब को जो हमेशा उसे बचकाना अंदाज पर हमेशा डांटता था, उसी रकीब को जिसे उसकी हरी आंखों से उलझन महसूस होती थी। हाँ बिल्कुल, वो अपने इसी अंदाज में बोला। हूर कुछ बोलने ही वाली थी कि अपनी बच्ची को रोते देखकर उसके पास गई और उसे गोद में उठाकर चुप करवाने लगी थी, पर वो चुप करने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस रोए जा रही थी। आप नाश्ता करें, पता नहीं इसे क्या हुआ है, मैं इसे बीजान के पास लेकर जाती हूँ, वैसे देखें कि इसे क्या हुआ है, उसे गोद में हिलाते हुए बोली थी। लाओ इसे मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ, वो सोफे से उठते हुए बोला। हूर ने रोती हुई बच्ची को उसकी गोद में डाला और परेशानी से उसे देखने लगी। मेरा बच्चा चुप कर जाओ गुड़िया, पापा की जान। उसे लेकर सोफे पर बैठ गया था। हूर भी उसके बराबर में आकर बैठ गई। आप इसे मुझे दे दें, आपसे नहीं होने वाला, हूर गुस्से से बोली, क्योंकि बच्चे का रो रो कर खतरनाक हद तक नीला हो गया था। क्यों नहीं होगा, मेरी बेटी है, मैं बाप हूँ इसका, तुम लगते क्या हो इसकी। तुम्हारी बेटी नहीं है तो प्लीज़ इसे मुझे संभालने दो, तुम खुद को संभाल लो, वही बहुत है। रकीब भी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गया था और ऊपर से हूर का डांटों से बहुत बुरा लगा था और गुस्से में जो उसके मुंह में आया बोलता चला गया। हूर ने एकदम से अपने हाथ पीछे कर लिए, आंखों में ढेरों आंसू सिमट आए थे। सही तो कह रहे हैं वो, हूर ये तेरी बेटी नहीं है, ये जरताशा और उनकी बेटी है, तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू ऐसे इस बच्ची पर अपना हक जताए। वो खुद को डपटते हुए बोली और सोफे से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी थी। अब तुम कहाँ मर रही हो, जल्दी आओ और इसे मेरे साथ डॉक्टर के पास लेकर चलो। वो मुड़ी, उसका दिल किया कि उसे खूब सुनाए, पर वो बच्ची की हालत देखकर खामोश हो गई थी। जी मैं चादर ले लूँ, जल्दी करो, वो कमरे से बाहर जाते हुए बोला था। वो लोग हॉस्पिटल से आए तो बीजान उनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में सुबह से शाम हो गई थी। बेटा क्या हुआ ऐसे, कैसी है अब ये, बंदा किसी को कुछ बता के तो जाता है, बीजान फिक्रमंदी से बोली। कोई बड़ी बात नहीं है बीजान, मैं इसे शहर ले गया था डॉक्टर के पास, 6 घंटे तो आने जाने में लग गए और फिर कुछ घंटे हॉस्पिटल में लग गए, वो सिंगल सोफे पर बैठते हुए बोला। हूर भी सना के बराबर में बैठ गई थी। लाओ इसे मुझे दो, बीजान हूर से बोली थी। हूर उठी और खामोशी से बच्ची को बीजान की गोद में दे दिया था। लेकिन मैं सोच रही थी लगे हाथों इसका नाम भी रख लें, बीजान संजीदगी से बोली। बीजान ये हमें करना चाहिए और आई थिंक अभी करना चाहिए, तो इसका नाम कौन रखेगा, सना मुस्कुराते हुए इस्तफसार करने लगी। मैं रख सकता हूँ इसका नाम, रकीब इतने अरसे में पहली बार मुस्कुरा कर बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम बाप हो इसके, बीजान मुस्कुरा कर बोली। हूर खामोश नजरों से सबको देखती रही। तो ठीक है, आज से इसका नाम नूर है, रकीब हूर की तरफ देखते हुए बोला, पर उसके चेहरे पर बेहिस्सी के सिवा उसे कुछ भी देखने को ना मिला। वाह बहुत अच्छा नाम है लाला, हूर की बेटी नूर, सना हूर को देखकर बोली, पर उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देखकर चौंक पड़ी थी। बीजान ने भी उसकी खामोशी को खासा नोट किया था, इसीलिए हूर को देखकर मुस्कुरा कर बोली। हूर बच्चे जाओ तुम आराम करो, नूर को मैं और सना संभाल लेंगी। वो बिना कुछ कहे खामोशी से उठी और कमरे में चली गई थी। रकीब तकरीबन आधा घंटे बाद कमरे में दाखिल हुआ तो हूर को देखकर ठठक गया। वो फर्श पर बैठी रो रही थी, उसकी खूबसूरत हरी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। हूर क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें? आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, वो उसको बाजू से पकड़ कर बोला। हाँ मुझे तकलीफ़ है और वो भी दिल में, मुझे बहुत तकलीफ़ है, इतनी कि जिसका आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप प्लीज़ मुझे मेरे दादी के घर जाने दें, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज़ मेरा दर्द मेरी तकलीफ़ मत बढ़ाएं और प्लीज़ जाने दें मुझे यहाँ से। प्लीज़ आपका बदला पूरा हो गया होगा ना, अब तक तो अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे मार दें, आपका बदला पूरा हो जाएगा, पर प्लीज़ मुझे पल पल की असियत ना दें, प्लीज़ आपको खुदा का वास्ता है। वो तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगी। हूर इधर देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो, क्या हुआ यार, मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी नाराज़ हो रही हो, रकीब उसे कंधों से थाम कर बोला। मैं नाराज़ और आपसे बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मेरा मुकद्दर है, मेरी तकदीर है और बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ लेट मी गो। उसके हाथ अपने कंधों से हटाकर बोली थी। क्या हुआ है, तुम मुझे एक बार बता तो दो, वो हूर का हाथ थामते हुए बोला। आपको
कुछ याद नहीं। सच में आप बहुत ही कोई वो हैं? उसे हैरत से देखने लगी। यार क्या बोला, एक बार रिमेंबर तो करवा दो। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। नहीं कुछ नहीं हुआ, और मैं रिमेंबर और आपको क्यों करवाऊँ? अब प्लीज़ मुझे जाने दें, वो अपनी नाक रगड़ते हुए बोली। छोड़ दूंगा, पर तुम्हें सब कुछ जानकर यहाँ से जाना होगा। मेरे मासी की एक एक बात, वो उसे बेड पर बिठाते हुए बोला। नहीं जाननी आपकी मोहब्बत की दास्तान, वो न रूठेपन से बोली। मगर मैं सुनाऊंगा और ज़रूर सुनाऊंगा, वो उसका हाथ थाम कर बोला। उस दिन शॉपिंग करने के बाद मैं वकीब के पास फिर गया और उसे सारी बात डिस्कस की, तो वो मुझसे बहुत खफा हुआ और कहने लगा, यार तो ऐसे कैसे कर सकता है? तूने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की। देखना तो बहुत पछताएगा, और जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा ना तुझे सुकून मिलेगा, देख लेना। वकीब सुर्ख आंखों से उसे घूरते बोला। यार तेरी ख्वाहिश तो मैं अब कभी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अब माशाल्लाह से मैं शादीशुदा हूँ। रकीब उसे आजी से देखते हुए बोला था। देख यार, गांव में किसी को पता नहीं है कि तूने यहाँ किसी औरत से निकाह किया। देख मेरी बात सुन, ये औरत बहुत लालची है, इसे कुछ भी करके पीछा छुड़ा और फिर तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वकीब उसे समझाते हुए बोला था। यार तो जानता है मुझे उसकी हरी आंखों से उलझन होती है। मैं और उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारूं, इम्पॉसिबल। और वो भी जरताशा को छोड़कर उससे अपनाऊं, बिल्कुल नहीं, रकीब संजीदगी से बोला। ठीक है, फिर जो तेरे दिल में आई कर, वकीब गुस्से से लाल होते हुए बोला था। चल यार मैं चलता हूँ, ताशा वेट कर रही होगी, वो अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए बोला था। हाँ हाँ जा तू, पता नहीं आता क्यों है, वकीब मुंह फेरते हुए बोला था। ओए बस कर यार, रकीब उसकी कमर पर धप रसीद करते हुए बोला। रकीब तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जरताशा मुस्कुराकर बोली थी। क्यों, आज कोई ख़ास बात है? और दिन तो तुम सो जाती हो इस टाइम तक, रकीब मुस्कुराते हुए बोला। यूँ कोई ख़ास बात होना ज़रूरी है क्या? वो उसके बराबर में बैठते हुए बोली। नहीं यार, आज ऑफिस में बहुत काम था, वो उसका हाथ थामते हुए बोला। तुमने वकीब से बात की? उसके कंधे पर सर रख कर बोली। यार पिछले महीने में पूरे 4 बार जाकर बात कर चुका हूँ मैं, वो झंझलाए हुए अंदाज में बोला। तुम प्रॉपर्टी का जल्दी कुछ करो, मैं अपने बेबी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, वो अदाकारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली। आई नो तुम ये सब हमारे बेबी के लिए कर रही हो, पर यार डैट्स इम्पॉसिबल। तुम तो जानती हो ना दाजी, हमारे निकाह की भी खबर नहीं है, और वकील मुझे बार बार मना कर रहा है, और वो जो भी कह रहा है मेरे भले के लिए ही कह रहा होगा, वो मुस्कुरा कर बोला था। ओह तो ये सब किया धरा उसका है, तुम्हारा भाई असल में तुम्हारी खुशी नहीं देख सकता, इसीलिए फजूल हथकंडे आजमाता है, हम दोनों को एक दूसरे से बदगुमान करने के लिए, वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। जिताशा वो मेरा भाई है, मैं सब सुन सकता हूँ, पर अपने भाई के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं, समझी, वो खुद पर जबत करते हुए बोला। अच्छा तुम्हारा भाई तो कोई बुजुर्ग है ना, जिसके बारे में मैं कुछ कहना गुनाह कबीरा है। जलता है वो तुमसे, असल में उसकी नीयत ख़राब है मुझे लेकर। अरे कई बार तो उसने बदतमीज़ी करने की कोशिश किया मेरे साथ, पर मैं हर बार खुद को बचा लेती और हमेशा उसके किए पर पर्दा डालती रही, वो मकारी के आंसू बहाते हुए बोली। चुट्टा, रकीब ने एक चांटा रुक कर जरताशा के मुंह पर मारा था और चिल्लाकर बोला था। तुम जैसी घटिया औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तुम मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरे भाई पर, मेरे उस भाई पर जिसे मैं जान से ज़्यादा चाहता हूँ, जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। तुम्हारा भाई इंतहाई घटिया आदमी है, समझे तुम, और तुम भी घटिया हो, वो भी जवाबन चिल्लाकर बोली थी। ज़ुबान संभाल कर बात करो समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, वैसे वॉर्न करते हुए बोला। जो करना है कर लो, पर हाँ मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने प्रॉपर्टी मेरे नाम ना की तो मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, समझे तुम, वैसे सुर्ख आंखों से देखते हुए बोली। तुम ऐसा नहीं करोगी, वो बेयकीनी से बोला। मैं ऐसा ही करूँगी, वो फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर से जाकर बोली थी। और हाँ मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि तुम्हारा भाई बदकिरदार है, वो गिश्ते शहादत उठाकर बोली। ठीक है तुम साबित करके दिखाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम होगी ही, मेरे भाई के हिस्से की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। एक हफ्ते बाद मेरी बहन आ रही है अमेरिका से, मुझसे छोटी है, बहुत खूबसूरत है, उसके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सिताशा ने अपनी नौकरानी को वार्न करते हुए बोली थी। जी बेबी जी, वो सादतमंदी से बोली। ठीक है तुम जाओ और खाना पकाना शुरू करो। जी ठीक, वो किचन की तरफ मुड़ते हुए बोली। लेकिन मेरी बहन आ रही है, मैं उसके सामने कोई तमाशा नहीं चाहती, तो बराई मेहरबानी तुम कोई तमाशा ना करना, और हाँ अपने भाई को भी बुला लेना, वो सोफे पर एक अदास से बैठते हुए बोली। क्यों, यहाँ तुम्हें मेरे बदकिरदार भाई की ज़रूरत कैसे महसूस होगी, रकीब उसे कड़ी नज़रों से देखते हुए बोला। मैंने कहा ना कि मैं अपनी बहन के सामने किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहती, इसलिए, वरना मुझे तुम्हारे भाई से कोई सरोकार नहीं, वो अपना मोबाइल फ़ोन घुमाते हुए बोली थी। रकीब में मेरी बहन है नताशा, ज़रताशा रकीब के बाजू में अपना बाजू डालकर बोली। ओह कैसी हो बेटा, ठीक हो, रकीब खुशदिली से बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, ज़रताशा से सिर्फ 4 साल ही छोटी हूँ, नताशा मुंह बनाकर बोली। ज़रताशा और नताशा में उम्रों के फ़र्क के अलावा कुछ फ़र्क नहीं था, दोनों आदतों में एक दूसरे का परतू थी। रकीब चलो रात का खाना निकालते हैं,
हम हमारे यहाँ दो दो मेहमान आए हैं, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो रकीब को जताते हुए बोली। हाँ चलो चलते हैं, रकीब खड़े होते हुए बोला। थोड़ी देर बाद रकीब और जरताशा लाउंज की तरफ भागे क्योंकि वहाँ से नताशा की चीखों की आवाज़ आ रही थी। ये क्या हुआ, ये क्या कर रही हो तुम? रकीब हैरानगी से बोला क्योंकि वो परेशान हो गया था कि एकदम इस अच्छी भली लड़की को क्या हो गया। तुम घटिया इंसान, मेरी बहन के साथ तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसी हुई? जरताशा चिल्लाकर बोली। रकीब देखो, मैं ना कहती थी कि तुम्हारा भाई बदकिरदार है, वो रकीब के पास जाकर बोली थी। जरताशा ज़ुबान संभाल कर बात करो, रकीब ने गुस्से में आकर जरताशा के मुंह पर थप्पड़ मारा था। तुम समझते क्या खुद को? तुम और ये तुम्हारा भाई बच जाएगा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, समझे मिस्टर रकीब जवार खान? अपनी बहन को गले लगाते हुए बोली थी। रकीब चलो, इस घर में मौजूद तमाम रकम मेरे भाई का सदका समझ कर रख लो, और हाँ, जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम और कितना गिरती हो, वो गुस्से से कहते हुए निकल गया था। वकीब भी फ़ौरन उसके पीछे लपका। 6 माह बाद। जरताशा अब क्या होगा? हमारी एक के बाद एक तरकीब बेकार जा रही है। उसे बहुत भरोसा है अपने भाई पर। मैं तो कहती हूँ ये सब छोड़ दो, ऐसा ना हो कि हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ जाए। नताशा फिक्रमंदी से बोली। डोंट वरी डियर, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो मायने खेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोली थी। मतलब? नताशा हैरानगी से बोली। माय डियर सिस्टर, बस देखती जाओ। वो अपने फ़ोन में नंबर तलाशते हुए बोली। हेलो सजाद भाई, कैसे हैं आप? आपको पता क्या हुआ है मेरे साथ? आप नहीं जानते कितने जालिम है ये दोनों भाई। उसने रो रो कर अपने आप पर होने वाले एक जुल्म की दास्तान सुना दी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं समझाऊंगा दोनों को, सजाद संजीदगी से बोला था। सजाद तो जरताशा के किसी भी बात पर दिल से यकीन आया, फिर भी उससे वकीब को इस पोसीदा इमारत पर बुला लिया था। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सजाद भाई? जरताशा मस्कीन सी सूरत बनाकर बोली। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें जरताशा भाभी, मैं वकीब से बात करता हूँ, देखना वो अभी आपसे माफ़ी मांगेगा। हाँ यार, बोल सजाद क्या बात है? वकीब आखिरी सीढ़ी फैलांगता हुआ बोला। वो जैसे ही ऊपर आए दोनों को वहाँ देख कर ठठक गया और एक दम उसके असाब तन गए थे। यार ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सजाद हैरानगी से बोला। यार तो छोड़ दे इनको, इनके साथ मैं खुद निपट लूँगा, वकीब तनफ्फुर से बोला। वकीब ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाया और सजाद रिवॉल्वर देकर फ़ौरन उसके पास गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, उस पर तो खून सवार हो गया था और इसी हाथापाई में गोली वकीब के सीने में जा लगी और वह सबको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और एकदम से जरताशा की हालत बिगड़ने लगी तो उसकी बहन उसे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गई और सजाद वहाँ थाड़े मार मार कर रोने लगा। और जरताशा डिलीवरी के बाद इस दुनिया में नन्ही सी परी को छोड़ कर चल दी। मासी एहतताम। एक बात तो बताएं, हूर अपना रोना धोना भूल कर पूछने लगी थी। क्या? वो उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। वकीब लाला की ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो आपने पूरी नहीं की? उसे बगौर देखते हुए बोली। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। चलो तुम्हें तुम्हारे दादी के यहाँ छोड़ आऊँ, वो शरारत से बोला। नो नहीं। क्यों जाऊँ मैं? नहीं जाना मुझे, वो उठते हुए बोली। क्यों नहीं जाना मेरी चुड़ैल? वो उसे वापस खींचते हुए बोला, जिसकी वजह से हूर उसके चौड़े सीने पर जा गिरी थी। मैं चुड़ैल हूँ? हाँ मैं चुड़ैल। और वो जिसकी हरी हरी आंखें हैं, वही जिससे वकीब लाला यकीनन आपकी शादी करना चाहते हैं, वो क्या है? हाँ, वो गुस्से से लाल होते हुए बोली और उसके सीने पर जोर से थप्पड़ रसीद किया था। उफ यार, जालिम लड़की, बहुत बुरी है तुम, उसके बालों की आवारा लट खींचते हुए बोला था। छोड़े मुझे। उसे अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ तो डर कर बोली थी। नहीं छोड़ूंगा, उसके एक एक नकूश को छूते हुए बोला। प्लीज़, वो रोते हुए बोली। अच्छा जाओ यार, और हाँ खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है, उसे खुद से अलग करते हुए बोला। जी ठीक है। वो फ़ौरन कमरे से भागी। अगर मैंने उससे इस शादी करने की हकीकत बता दी ना तो मेरा तो ये मुंह तोड़ देगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। उठ जाए, नाश्ता कर लें। वो एक हाथ में ट्रे और दूसरे में नूर को लिए हुए खड़ी थी। प्लीज़ खान उठ जाएँ, आज मुझे स्कूल भी जाना है, अपना एडमिट कार्ड और डेट शीट लेने। वो ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली। इधर आओ, वो उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए बोला। क्या हुआ? वो डर कर बोले। इधर तो आओ, वो थोड़ा बरहम होकर बोला। जी। वो फ़ौरन उसके पास पहुंच गई थी। इसे मुझे दो, वो बाजू फैलाकर बोला। वो नूर को बिस्तर पर लेटाकर उठा और हूर को अपने पास बिठा लिया, इतना पास कि उसके सीने से लगकर बैठ गई थी। आँखों की अदा है मखमली मखमली, ये झालर उठे जब क़यामत क़यामत, मुस्कुराना तेरा ज़ालिमाना वार है, ज़ालिम तो मेरे दिल का मक्खी है। उसके एक नक्श को छूते हुए बोला। ये क्या कर रहे हैं आप? वो अपना सुर्ख चेहरा मोड़ते हुए बोली थी। प्यार कर रहा हूँ, उसकी बरबरी गर्दन को चूमते हुए बोला। प्लीज़ मुझे जाने दें, मुझे देर हो रही है, मुझे अपना एडमिट कार्ड लेना है, वो अपनी हथेलियाँ मसलते हुए बोली। जाओ, पर किसके साथ जाओगी? वो शरारत से देखते हुए बोला था। आपके साथ जाऊंगी मैं, वो उठते हुए बोली। पर मैं तो तुम्हें ऐसे ही तंग करूँगा, उसे वापस खींचते हुए बोला। अपना इंतहाई बदतमीज़ इंसान है, वो मारे बेबसी के बोली। और तुम इंतहाई खूबसूरत हो, वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला।
वो अभी अभी स्कूल से वापस आई थी। नूर को सना से लेकर वो कमरे में आई और उसे सुलाकर खुद फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर निकली तो किताबें उठाकर पढ़ने लगी। अभी याद ही कर रही थी कि रकीब कमरे में दाखिल हुआ और बोला, और मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। वो कबर्ड में कुछ ज़रूरी फाइलें ढूंढते हुए बोला, खैर तो है, आप इतनी अचानक अमेरिका क्यों जा रहे हैं? कहीं वहाँ? वो चाँचती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, क्या वहाँ? वहाँ एक खूबसूरत सी। उफ, अपने दिल पर हाथ रख कर बोला। हूर का चेहरा गुस्से के मारे एकदम सुर्ख हो गया था। साफ साफ कहे ना कि वहाँ कोई गोरी आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके पास आप जा रहे हैं। वो गुस्से से जलकर बोली थी। यार तुम कितनी जीनियस हो, तुम्हें कैसे पता चला? वो मुस्वी हैरानगी से बोला। वो बहुत खूबसूरत है क्या? वो फिक्रमंदी से बोली। खूबसूरत? ऐसी वैसी? तुम्हारा तो सिर्फ नाम हूर है, पर वो तो हकीकत में एक हूर है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी जितनी तारीफ़ करो कम है। वो अपने दिल पर हाथ रख कर बोला था। सच में? वो नम आवाज़ में बोली। बिल्कुल सच में। तुम्हें क्या झूठा लगता हूँ मैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एकदम सटपिटा कर बोली। अच्छा यार, पैकिंग तो कर दो। वो नूर को प्यार करते हुए बोला। जी ठीक है, कर देती हूँ। वो कबर्ड की तरफ बढ़ते हुए बोली। आप कब तक वापस आएंगे? वो बैग में कपड़े रखते हुए बोली थी। यार क्या बताऊँ, दिल तो नहीं करेगा वापस आने का, पर कोशिश करूँगा वापस आने की। एक एक हफ्ते के अंदर। वो इस अंदाज में बोला जैसे उसकी कुल मता अमेरिका में हो, जिसे छोड़कर आना मुश्किल हो। अच्छा? वो नज़रें झुकाकर बोली, मानो उसकी आंखों में आंसू ना देख ले। पैकिंग हो गई? वो खड़े होते हुए बोला। जी। वो मुंह फेर कर बोली थी। चलो फिर मैं चलता हूँ। उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला। तो जाइए। वो रूखे लहजे में बोली। जाऊँ? वो गेट की तरफ इशारा करके बोला। जी बिल्कुल। वो संजीदगी से बोली। ऐसे कैसे? उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला और उसकी खुशबू को अपने अंदर तक उतारने लगा था। प्लीज़। वो उसको दूर करने की कोशिश करने लगी। उसे शिद्दत से रोना आ रहा था अपनी किस्मत पर कि वो खाली दामन ही रह गई थी। इतनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद वतन तन्हा रह गई थी। अपना और नूर का ख्याल रखना। वो उसके माथे पर बूसा देते हुए बोला। वो सिर्फ इतना ही कहने की हिम्मत ला पाई थी खुद में। रकीब को गए आज पूरे 2 दिन हो चुके थे, पर उसने इन 2 दिनों में एक बार भी कॉल करने की सहमत नहीं की। हूर बहुत उदास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे। वो भी इन्हीं सोचों में गर खुले आसमान को देख रही थी कि पीछे से आकर सना ने जो खबर सुनाई, पहले पहल तो उसे लगा कि उसमें उसे सुनने में कोई गलती हुई है, पर बाद में पता चला कि नहीं, यह हकीकत है। वो खुशी से उठी और भागते हुए लिविंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ बैठे अपने बाप और भाइयों को देखकर वो बेकाबू हो गई और अपने दादी के गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी। दादी कैसे हैं आप? वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पर फिर भी उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? कितनी कमज़ोर हो गई है। ये जवार ख्याल नहीं रखते क्या तुम इसका? गुलजार लाला, मैं तो सबको कहता था कि हमारी बेटी का ख्याल रखो, और सब रखते भी थे, पर ये अपना ख्याल खुद नहीं रखती। जवार खान मुअद्दब अंदाज में बोले। चलो गुड़िया, हम तुम्हें लेने आए हैं। उसके दादी उसके सर पर दस्ते शफकत रखते हुए बोले थे। नहीं चचा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रकीब ब्लैक कमीज शलवार में बहुत ही डैशिंग लग रहा था। वो पुरवकारियत से चलते हुए गुलजार खान के मुकाबिल आके खड़ा हो गया। ये मेरी बेटी है, मैं इसे ले जाने का हक रखता हूँ। जी बिल्कुल, पर तब जब मैं इसे इजाज़त दे रखूँ। वो नरम लहजे में बोला। मैं गुलजार खान आगे से कुछ कहने लगे थे, पर रकीब उनकी बात काट कर बोला था। डोंट वरी चाचू, 2-4 दिन में मैं आपकी बेटी को आपसे मिलवाने ले आऊँगा। वो मुस्कुराकर बोला और वहाँ मौजूद तमाम नफूस उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मतलब तुम अब कोई दुश्मनी नहीं पालोगे? सजाद हैरानगी से बोला। हाँ, मैं अब कोई दुश्मनी नहीं पालूंगा, क्योंकि जो गिद्ध मेरे दिलो दिमाग पर लगी थी साफ़ हो चुकी है। अब सब कुछ वाज़ेह है मेरे यार। रकीब और सजाद एक दूसरे के गले लग गए और उन्हें वकीब की खुशबू अपने चारों तरफ महसूस हुई। रकीब रात के अपने कमरे में दाखिल हुआ तो हूर नूर को सुलाने में मगन थी। उसके लंबे बाल खुले थे और वह दुपट्टे से बेनियाज बैठी थी। लगता है कोई बहुत नाराज़ है। वो दरवाज़ा बंद करते हुए गला खनकार कर बोला, पर हूर ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसे उसी अंदाज में मगन रही। क्या हुआ, नाराज़ हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोली। हुए बोला, नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी? मैं तो नाराज़ नहीं, अलबत्ता मुझे लगता है वो अमेरिका वाली नाराज़ होगी। वो अपना दुपट्टा ढूंढते हुए बोली थी। ओफ यार, कोई अमेरिका वाली नहीं है, वो तुम्हें तंग करने के लिए बोल रहा था। वो उसके पास बैठते हुए बोला। दूर हटे। उसके बढ़ते हुए हाथ को झटक कर बोली थी। उफ, पहले हमको वो कबूल नहीं थे और अब उनको हम कबूल नहीं। वो बेचारगी से बोला। और तुम्हें पता है वकीब की ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे शादी करूं, और मेरी ख्वाहिश पता है क्या थी? कि अगर मेरी बेटी हो तो बिल्कुल हूर जैसी, और इत्फाक देखो बिल्कुल तुम पर गई है नूर। वो उसका हाथ थाम कर बोला। सच? हूर नम आवाज़ में बोली। वो उसकी नाक दबा कर बोला। पर मैं आपसे फिर भी नाराज़ हूँ। वो मुँह फेर कर बोली थी। तो कोई नहीं, मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर दूंगा ना। उस पर झुकते हुए बोला। अब बहुत बदतमीज़ है। वो नज़रें झुका गई थी। रियली हो, तुम बहुत खूबसूरत है। वो एक ट्रांस में आकर बोला। हुर, आई लव यू।
वो कहकर रुखसार छूते हुए बोला, हूर कुछ कहो ना। वो हूर का हाथ थाम कर बोला था। हूर से नजरें उठाना मुश्किल हो रहा था। उसके गाल शर्म और हया से सुर्ख हो रहे थे। क्या? वो बमुश्किल इतना ही कह पाई थी, यही कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वो अपने सीने से लगाते हुए बोला था। है? वो आंखें मूंद कर बोली। क्या है? रकीब शरारत से इस्तफसार करने लगा। वही जो आपको है वो मुझे भी है। वो शर्म की मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोली। सच? वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला था। जी। वो मुस्कुरा कर बोली और इस तरह दो मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत एक खूबसूरत अंजाम को पहुंची। दी एंड। जी, तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। एक शॉर्ट सा नॉवल था, तो आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी, तो नॉवल का नेम था उनको हम कबूल नहीं, बाय कशमाला कमाल। आप लोगों की राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। स्टोरी अच्छी थी लेकिन और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी मेरे मुताबिक। इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था। थोड़ी सी इमेच्योरिटी लगी मुझे स्टोरी में। बाकी स्टोरी ऑल ओवर ओके थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम ओके कहें तो वो वाली नहीं थी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। जी, तो अगला नॉवल आप कैसा सुनना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। एपिसोड वाइज़ 2 नॉवेल्स हैं मेरी लिस्ट में। वैसे तो पहले नॉवल का मैंने आप लोगों को, जब हमने ये जो पिछला सादाम वाला रीड किया था, तब भी आप लोगों से शेयर किया था, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को उसकी स्टोरी बता देती हूँ। एक और नॉवल है मेरी ज़हन में, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन सा सुनना चाहते हैं, तो मैं वो वाला रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है। अगर हम पहले नॉवल की बात करें तो वो 2 कपल्स हैं उसमें, और उसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि जो हीरो है वो कुछ रूड सा है और खूब रोमांटिक भी है। और स्टोरी है कि चाइल्डहुड निकाह बेस्ड पे है स्टोरी। और हीरोइन हमारी और हीरो का बचपन में निकाह हो चुका है, बचपन में हुआ था आई थिंक सो। उसके बाद जो हीरो है वो हीरोइन को पसंद नहीं करता, वो आउट ऑफ कंट्री रहता है। तो उसका बाप उससे ये शर्त रखता है कि तुम 6 महीने इसके साथ गुजारो, अगर तुम्हें लगे कि तुम इसके साथ नहीं चल सकते तो फिर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तो हीरो जो है वो अपने बाप से प्रॉपर्टी मांग रहा होता है, तो उसका बाप उसे प्रॉपर्टी नहीं देता कि तुम ज़िम्मेदार नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो वो सारी मतलब मेन स्टोरी ये है कि वो हीरो का बाप शर्त रखता है कि अगर तुम 6 महीने इसके साथ गुजार दिए तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी भी दे दूँगा और फैसला भी तुम्हारा होगा कि तुम्हें इसके साथ रहना है या नहीं रहना। तो हीरोइन जो है वो हमारे हीरो के पास आउट ऑफ कंट्री चली जाती है। फिर उनकी 6 माह की कैसी स्टोरी है, क्या होता है इन 6 माह में। बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। हीरो बहुत ही मज़े का हीरो का करैक्टर है, पॉजेसिव भी है, रोमांटिक भी है, और बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। और जो दूसरा कपल है वो तो नावल के दरमियान में ही जाके कहीं बनता है, लेकिन वो कपल भी बहुत मज़े का है। उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आप लोगों के लिए टोटली एक शौक होगा कि है इनका कपल भी बन सकता था। तो वो इस तरह की स्टोरी है। तो ये था एक स्टोरी हमारी, और ये बहुत ही मज़े का नावल है। लेकिन ये नावल मैं टोटली इस बेस पे रीड करूँगी कि अगर आप लोग मुझे गारंटी दें कि आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, बिकॉज़ इसका हम खींचातानी भी करें तो 15 से 17 एपिसोड्स इजीली हो जाएंगे इस नावल की। तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं ये नावल स्टार्ट कर दूँ और आप लोग रिस्पॉन्स ना दें और मेरा चैनल डेड हो जाए, तो ये तो फिर गलत बात होगी ना। तो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। इसके बाद एक और स्टोरी है मेरे जहन में। वो स्टोरी ऐसे है कि जी, जो वो सिंगल कपल बेस्ड है, उसमें हीरोइन की पहले शादी हो चुकी है और हीरोइन का जो भाई है वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है उसका निकाह करके। तो जो हीरोइन का हस्बैंड होता है ना, वो खुद आई थिंक सो वो भी आउट ऑफ कंट्री होता है। तो वो हीरोइन को ना अपने कज़न के घर भेज देता है कि इसे कुछ अर्सा तुम अपने साथ रख लो। तो उसका जो कज़न होता है वो भी पहले से मैरिड होता है और उसकी एक बेटी भी होती है। तो वो उसकी बेटी के साथ हीरोइन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो हीरो होता है वो उस लड़की से प्यार करने लग जाता है, अपने कज़न की मतलब वाइफ से। तो अब वो कैसे उनकी शादी होगी, क्योंकि हीरोइन तो शादीशुदा है। तो वो सारा सीन, तो वो सारी उनकी ना रोमांटिक सी क्यूट सी स्टोरी चलती है। तो ये 2 नॉवेल्स हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा आप लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं वही रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन टोटली आप लोगों के रिस्पॉन्स पे आएगा, क्योंकि दोनों नॉवेल्स लॉन्ग है और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो कि आप लोग रिस्पॉन्स शो ना करो और मेरा जो है चैनल डेड हो जाए।
तो ये चीज़ मुझे कबूल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप इन दोनों में से कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले फरहान गेमर कह रहे हैं वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच फरहान गेमर। नावल नेम प्लीज़, नावल का नेम डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन निम्रा खान कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच निम्रा खान। इस नावल का नेम बता दो। इस नावल का नेम वीडियो के लास्ट में भी मेंशन है और आई थिंक सो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन फलक ख़ान कह रहे हैं सदाम एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच, आपको सदाम अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। देन ऐसे ऐसे कह रही हैं पहले अपलोड कर दिया है आपने। जी बिल्कुल, ये पहले अपलोड हो चुका है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे चैनल का एक रूल है कि जब हम एपिसोड वाइज नावल पढ़ते हैं तो मैं उस नावल को एक सिंगल वीडियो में भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि बहुत से लिसनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एपिसोड्स नहीं मिलती, तो उनकी आसानी के लिए मैं एक सिंगल वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देती हूँ। तो ये उनकी आसानी के लिए अपलोड किया था, ठीक है। देन दोबारा सेम नावल मैंने आपको बता चुकी हूँ इसकी रीज़न। देन एडमिन कह रहे हैं थैंक यू वेरी नाइस आप भी, थैंक यू वेरी मच एडमिन, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि आपने री अपलोड नहीं किया। बिल्कुल इसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। चौधरी जट कह रही है आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया नावल का, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन नसरीन कह रही हैं वाओ, थैंक यू वेरी मच नसरीन। शहरीन शहज़ादी कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। मरियम कह रही हैं OMG बहुत ज़बरदस्त नावल है, मैंने 2 बार पहले भी पढ़ा है, थैंक यू वेरी मच मरियम, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन रिया कह रही हैं इश्क के सफ़र में नावल कंप्लीट बाय नूरुलैन, इंशाल्लाह ज़रूर, राइटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरा जैसे ही राइटर से रब्ता होगा तो अगर मुझे परमिशन मिल गई मैं आपके लिए ज़रूर रीड करूँगी, ठीक है। प्लीज़ अपलोड दिस नावल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी बिल्कुल, जैसे ही मुझे राइटर की तरफ से परमिशन मिली मैं ज़रूर पढ़ूँगी। हारिस ख़ान कह रहे हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस ख़ान। साइम आरिफ कह रहे हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच साइम आरिफ। देन मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप, नावल बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, आप हमारे लिए इस तरह ही प्यारे प्यारे नावल्स लेकर आती हैं, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आमीन सुम्मा आमीन, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़े मज़े के नावल्स लाती रहूँगी। अली बेग कह रहे हैं वाह क्या ज़बरदस्त अमेजिंग नावल, थैंक यू वेरी मच अली बेग। नैना मुग़ल कह रही हैं वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच नैना मुग़ल। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं ऑसम, थैंक यू शहनाज। जुनेद शाह नाइस, थैंक यू वेरी मच जुनेद। रिया कह रही हैं इश्क के सफ़र में, इंशाल्लाह रिया मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर राइटर की तरफ से परमिशन मिल गई तो ज़रूर। हसन ख़ान कह रहे हैं नाइस नावल, एंड भी अच्छा था, बट इनायत की भी शादी होनी चाहिए थी, नाइस बंदा था वो भी, है ना। मुझे भी चीज़ फ़ील हुई कि सभी शादी करवा के बैठ गए, इनायत की शादी भी होनी चाहिए थी। तो थैंक यू वेरी मच, आपको नावल अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। दैन ज़ेब कह रही हैं वेरी नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच ज़ेब। ज़ैनब सग़ीर कह रही है ज़बरदस्त, थैंक यू ज़ैनब सग़ीर, नावल का एंड बहुत अच्छा था। फ़रहान गेमर कह रहे हैं थैंक यू फ़रहान गेमर। तानिया आबिद कह रही है पूरा नावल ही बेस्ट है, थैंक यू वेरी मच तानिया। ऐसे ऐसे कह रही हैं प्लीज़ नेक्स्ट नावल भी ऐसा ही दे, पठान लैंग्वेज लाइक सदाम। ऐसा नावल एक है तो सही मेरी लिस्ट में, गैंगस्टर बेस्ड है, उसके बारे में भी हम जल्दी सोचेंगे इंशाल्लाह। देन गौसिया ख़ान कह रही है ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। एस्थेटिक गर्ल कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। वेस्टेड ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच वेस्टेड। अमीर मोहम्मद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल है, बहुत अच्छा था नावल, मज़ा आया पढ़कर, सदाम और वली के डायलॉग बहुत अच्छे थे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अमीर मोहम्मद, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन अमन ख़ान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने ज़बरदस्त दी है, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट नो क्या ज़बरदस्त दी है मैंने। देन बी स्ट्रॉन्ग कह रही हैं आप भी चैनल का पहले सोल डेवलपमेंट फिर बी स्ट्रॉन्ग, अब समझ नहीं आ रहा, वैसे जर्नल रखना है, नेम नहीं अपना। अब जनरल में क्या सजेस्ट कर सकती हूँ, मुझे सच में नहीं पता, आप अपना नेम रख लो ना, नेम ज़्यादा प्यारा लगता है रखा हुआ तो। लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो AI ज़िंदाबाद, AI भाई, AI से आप सजेशन मांगे, आपके मुताबिक आपको मिल जाएंगी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, आप थोड़ा सा भी मुझे बता देती ना कि आप किस टाइप का रखना चाह रही हैं तो मैं कुछ शायद सजेस्ट कर पाती। रोज़ आर्ट कह रहे हैं बहुत पसंद आया, सदाम की लैंग्वेज सुपर थी और स्टोरी तो कमाल थी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन उसकी माँ की सज़ा ख़त्म होनी चाहिए थी। कुछ रिश्ते होते हैं जिनमें कभी ना कभी कोई कमी बेशी रह जाती है, तो ये स्टोरी ऐसी थी कि सदाम ने उनके लिए बुरा सोचना, उनके साथ बुरा करना छोड़ दिया।
अगर एक तरह से देखा जाए तो सदाम की माँ सरासर गलत थी। एक शादीशुदा औरत हो के, एक बीवी बच्चों वाली हो के उस औरत ने अपने शौहर से बेवफ़ाई की है, तो ये सरासर गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए था। और एक बच्चा जिसके ज़हन में ये बात बैठ गई है कि उसकी माँ ने उसके बाप को धोखा दिया है, तो वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बड़ी बात है जो फजल ख़ान ने भी उसकी माँ को कुछ कहा नहीं, उनके साथ वो रह रही हैं, तो कुछ रिश्तों में खला रह जाता है। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी थी। हैदर अब्बास करें, मैं तो सदाम की फ़ैन हो गई। उफ़ कमाल है बंदा। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी है। वैसे मुझे भी सदाम का कैरेक्टर बहुत पसंद है। बहुत अच्छा नावल था। अल्लाह आपको सलामत रखे। और प्लीज़ आप भी ऐसा ही कोई न्यू नावल रीड करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी इस तरह का एक और नावल आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगी। तो बस आप लोगों ने रिस्पॉन्स शो करना है और मुझे बताते रहना है कि आप लोग नावल्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तनसीमा सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कमेंट पिन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आपका कमेंट होता ही बड़ा मज़े का है, मैं रह नहीं पाती पिन किए बगैर। वली और सदाम के सीन्स बहुत अच्छे थे। सदाम और जाना का करैक्टर बहुत ज़बरदस्त था। हैप्पी एंडिंग ही हुई। नेक्स्ट नावल एपिसोड वाला कोई फैमिली टाइप नावल लेकर आएँ, जैसे बारिक और ज़ारान का था। ये जो मैंने आज आप लोगों को 2 नॉवेल्स बताए ना, ये दोनों नॉवेल्स ही बहुत कमाल के हैं। तो ये आप बताएंगे कि आप कौन सा सुनना चाहते हैं। वैसे पर्सनली जो मुझे ज़्यादा पसंद है, अगर मैं बात करूँ तो मुझे फ़र्स्ट वाला ज़्यादा पसंद है, ताशफीन वाला। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप इसमें से कौन सा सुनना चाहेंगे, तो मैं आप लोगों की डिमांड पर इन दोनों में से कोई एक रीड करूँगी। दोनों नॉवेल्स ही बहुत कमाल के हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सीमा। देन आयशा कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस नावल। सदाम बेस्ट था और जाना नेक्स्ट एपिसोड वाला नावल। थैंक यू वेरी मच आयशा जी। बिल्कुल एपिसोड वाइज नावल इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे कह रही हैं सदाम जरी सर बेस्ट कपल। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। देन अगेन कह रही हैं क्या अंदाज़ है सदाम का, मक्खन साईं। बिल्कुल सदाम का अंदाज़ बहुत अच्छा है और सदाम का करैक्टर बहुत मज़े का था और उसकी लैंग्वेज उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। सदाम ऑलवेज़ बेस्ट। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हुआ कुछ यूँ है कि मैं रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से कर चुकी हूँ, लेकिन मसला ये बना है कि वो रिकॉर्डिंग मुझसे ब्रेक लग गई थी और मैं बोलती रही और अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैंने कहाँ पर स्टॉप किया था। तो आई एम रियली सॉरी अगर किसी का कमेंट छूट गया हो। वैसे मैंने सबके कमेंट्स पे थैंक यू बोला है और ये भी बताया कि स्टोरी बताई थी यार आप लोगों को नावल की, कि किस तरह का नावल आप सुनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वो वीडियो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। हो गई हुई तो ओके है, वरना फिर मैं अभी एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड करके आप लोगों से पोस्ट लगा के आप लोगों से राय ले लूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स। मैं एक दफ़ा कमेंट शो कर देती हूँ कि किस किस के हमने देखे हैं, ताकि भाई कोई कमेंट रह ना जाए। मुझे नहीं पता कि क्या रिकॉर्ड हुआ है और क्या ब्रेक लग गया है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का नावल आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का नावल आपको कैसा लगा है, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों स्टोरीज़ में से आप कौन सी सुनना चाहते हैं, अगर ये रिकॉर्ड हो चुकी हुई तो अब इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे कल। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।